नमस्कार। पर्यावरण में चल रही निरंतर कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। ये पर्यावरण की 12वीं नंबर की क्लास है। इसमें हम प्रमुख मिट्टियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें से हम नंबर 1 जो है वो है जलोढ़ मिट्टी, जो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, लगभग 43%। इसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं नंबर 2 पे है लाल मिट्टी, रेड सॉइल्स। और ये सेकंड नंबर पे भारत में सर्वाधिक जो पाई जाती है, इसका 2-3 नंबर पे पोजीशन है। और ये कुल लगभग 18% क्षेत्रफल में जो है पाई जाती है। लाल रंग में होता क्या है कि इसमें जो है लोह अयस्क जो होते हैं वो आयरन ज़्यादा होता है, और इसमें जल मिलने पर यह मिट्टी कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। इसलिए इसे हम येलो सॉइल भी कहते हैं। इसमें में जो प्रमुख फसलें हैं, तो कभी आपसे पूछी जाए तो कपास, गेहूँ, दलहन, तंबाकू जो है वो है। अगर आपसे पूछी जाए तो मुख्य जो फसल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कपास। ये किन किन क्षेत्रों में होती है, तो लाल मिट्टी तमिलनाडु के क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अगली मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, और इसका कुल क्षेत्र जो है वो 15% है। और ये इसका जो भारत में है वो तीसरे स्थान पे है, मतलब थर्ड पोजीशन पर, तीसरी सबसे बड़ी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसका निर्माण जो हुआ है वो बेसाल्ट की चट्टानों से या ज्वालाओं से हुआ है, इसलिए इसे हम ज्वाला मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं। और इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, या कभी कभी इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास के उत्पादन के लिए ये भी मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है, और इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। और इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी से भी जल धारण करने की क्षमता होती है, और मिट्टी से भी कम होती है। अब आप ब्लैक सॉइल जो है गीली होती है तो चिपचिपी टाइप की हो जाती है, और जब सूखी होती है तो पत्थर टाइप की हो जाती है, फिर धीरे धीरे दरारें पड़ने लगती हैं। और जब बहुत सारी दरारें पड़ जाती हैं तो एक उसे जुता हुआ मानते हैं, तो इसीलिए इसे हम स्वतः जुताई वाली ज़मीन भी कहते हैं। अगला इसमें देखिए स्वतः जुताई वाली, और इससे जो प्रमुख फसलें जो होती हैं वो कपास, दलहन, सूरजमुखी, अफीम, तिलहन आदि होते हैं। और जिन फसलों को उगाने के लिए जल की मात्रा का कम प्रयोग किया जाता है, उसमें ये प्रमुख फसलें आती हैं। प्रमुख क्षेत्र जो आते हैं वो आते हैं, मालवा का क्षेत्र आता है। मालवा जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जो है वो मालवा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगली जो मिट्टी है उसको हम बोलते हैं लेटराइट मिट्टी, जिसे हम, और ये उच्च तापमान पर होती है। कहाँ होती है? उच्च तापमान, मतलब जहाँ पर भारी उच्च तापमान होगी मतलब गर्मी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर वर्षा अधिक होगी। अर्थात जहाँ पे भारी वर्षा वाला क्षेत्र होता है और वहाँ पर, और भारी वर्षा केरल के पश्चिमी घाट में ज़्यादा होता है, इसलिए पश्चिमी घाट, पर्वत पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, शिलोंग पठार और पूर्व उत्तर में सर्वाधिक होता है। इसका निर्माण जो हुआ है वो विंध्याचल क्रिया द्वारा होता है, और इस क्रिया में जो है वो सिलिकॉन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, और जो नीचे मिट्टी में चला जाता है, और भारी वर्षा के कारण। इसमें जो मुख्य फसलें होते हैं तो देखो पहाड़ी क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, मसाले और रबड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए यह एक चाय के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक अच्छी है। मरुस्थली मतलब ऐसा है जहाँ पर वर्षा बहुत कम हो, मतलब 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। और भारत में सबसे कम वर्षा राजस्थान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। राजस्थान, पंजाब, ठीक, हरियाणा, इनमें जो है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी जो है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। तो इसमें इसको हम शुष्क मृदा के नाम से भी बोलते हैं, और इसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब हो गई। और मुख्य फसल जो है यहाँ पर तिलहन होती है, इसलिए राजस्थान तिलहन के क्षेत्र में नंबर 1 स्थान पर
आता है। आइए, ज्वार और बाजरा मक्का के लिए भी फसल उपयुक्त होती है। अगली होती है माउंटेन सॉइल, जिसे हम पर्वतीय मृदा भी कहते हैं, और इसमें जो होता है ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इसलिए जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, ठीक, बादाम होते हैं, ये सब यहीं से ज़्यादा होते हैं, मसाले होते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश और शिमला वाले में होते हैं जहाँ, और यहाँ पे चाय, कहवा, मसाला, फल और मेवा के लिए बहुत अच्छी है। अब आइए प्रमुख पालन देखते हैं, जैसे एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर्स जो हैं वो आते हैं। तो देखिए, एपीकल्चर किस लिए होता है? तो ये मधुमक्खी पालन के लिए होता है और इससे सर्वाधिक शहद प्राप्त किया जा सकता है। और मधुमक्खी पालन का जो उपयुक्त समय होता है वो इसी समय होता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है वो इनका उपयुक्त समय होता है। अगला है सेरीकल्चर, और सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम के कीड़ों को पालन के लिए होता है, और रेशम के कीड़ों को पाल कर हम जो होते हैं वो शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, और रेशम से ही हम किस चीज़ का निर्माण करते हैं? तो उसका उत्तर होता है वस्त्रों का निर्माण करते हैं। अगला है पिसीकल्चर, तो पिसीकल्चर किस लिए होता है? तो उसका मत्स्य पालन के लिए होता है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन के लिए होता है, और केचुआ को ही हम किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि ये जो हैं जब इनके डिकम्पोज करते हैं तो इनसे खाद का निर्माण होता है। काहे का? खाद्य का निर्माण होता है। अगला है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वन एवं वन उत्पाद में वन संवर्धन के नाम से जानते हैं। अगला है हार्टिकल्चर, जो कि बागवानी के लिए ज़्यादा होता है, बागवानी, फल, सब्जी के लिए होता है, तो उसे हम हार्टिकल्चर के नाम से कहते हैं। वर्तमान में हम अधिक से अधिक उर्वरक मतलब फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, और फर्टिलाइज़र्स के यूज़ करने से हमारी जो ज़मीन है वो बंजर हुई जा रही है। इसलिए अब हम जैविक खाद पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम लोग जोर डाल रहे हैं कि जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। आइए, कुछ प्रश्न हैं। मिट्टी के अंदर मौजूद पोषक तत्वों के ऊपर लाने के लिए क्या किया जाता है? तो हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों को लाने के लिए खेत की पहले जुताई करते हैं, फिर बुआई करते हैं, इसलिए उसकी जुताई आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, खेतों में ज़्यादा रासायनिक एवं कीटनाशक डालने से क्या नुकसान होता है? तो मिट्टी को भी नुकसान होता है, फसलों को भी नुकसान होता है, और मनुष्य को भी। जब ज़्यादा डालेंगे तो मिट्टी बंजर हो जाएगी, फसल का शुरुआत में तो उत्पादन अधिक होगा, फिर धीरे धीरे उत्पादन कम होने लगेगा, और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है। भारत में के किस भाग में स्थानांतरण खेती की जाती है? तो हमारे जो पूर्वी प्रदेश हैं, जो जिनको हम 7 सिस्टर्स के भी नाम से जानते हैं, जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तो ये सब हमारे पूर्वी प्रदेशों में आते हैं। निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सी है? तो ऐसी फसल जिनको बेचकर तो पुनः तुरंत बाजार से धन प्राप्त किया जा सके, जैसे चाय, काजू, रबड़, तो ये हमारी नगदी फसलें होती हैं। किस मृदा में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जो चिकनी मिट्टी होती है, जो हमने बताया था स्वतः जुताई वाली भी हो जाती है, उसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। किस मृदा के निर्माण द्वारा लावा द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो लावा के द्वारा होता है। झूम खेती कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो मेघालय के क्षेत्र के लिए झूम खेती प्रसिद्ध है। रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल जैसे चना है, गेहूं है और जौ है, तो ये सभी हमारी कैसी हैं? रबी की फसलें हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों को अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, तो ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी? धीरे धीरे बंजर के रूप में निर्माण हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है।
सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। पिसीकल्चर क्या होता है? तो पिसीकल्चर अभी बताया था, पिसीकल्चर को हम मत्स्य पालन कहते हैं, मतलब या मछली पालन भी कहते हैं। ठीक, फिर है इसमें से उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हार्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। और एग मार्क का निर्माण काहे के लिए होता है? उसकी क्वालिटी के लिए। और इको मार्क, ठीक, अगर काहे के लिए होता है? तो उसके पर्यावरण के लिए होता है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण क्लास थी। ये क्लास नंबर 12 है और हम पूरे पर्यावरण क्लास यूपी टेट और सी टेट को ध्यान में रख के करवा रहे हैं। और इसके बाद हम अपने नोट्स से भी आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।